फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। आज हम 11th क्लास का पार्ट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और लास्ट पार्ट होगा ये। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हमारे कुछ अधिकार थे एंड सेकंड पार्ट में मैंने कुछ 7 से 8 क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे एंड उसको डिस्कशन किया था। तो उसी के आगे हम अगले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कानून के समक्ष समानता के अधिकार का क्या अर्थ है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें ऐसी ही पूछी जाएगी कि कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। अर्थ की जगह अभिप्राय, तात्पर्य, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है। तो कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय है कि कानून के समक्ष कानून इस तरीके से बनाया जाए ना तो किसी एक जाति, ना धर्म और ना ही लिंग को बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और कानून इस तरीके से होना चाहिए ना तो वो किसी एक जाति को बढ़ावा दे ना ही किसी धर्म को बढ़ावा दे। तो कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय है या अर्थ है कि कानून इस तरीके से बनाना चाहिए या फिर सरकार द्वारा कानून का निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि ना तो वो किसी एक जाति के लिए हो, ना ही एक धर्म के लिए हो, ना ही एक लिंग के लिए हो, बल्कि पूरे संपूर्ण समाज के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो कानून के समक्ष समानता से यह अभिप्राय है। इसी के साथ हम दूसरा पार्ट करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से क्या अभिप्राय है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है कि राइट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार से अभिप्राय है कि स्वतंत्रता इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें किसी एक जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को समान स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब स्वतंत्रता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता हर चीज में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब स्वतंत्रता भी काफी तरीके की होती है। जैसे कि स्वतंत्रता में अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी काम को चुनने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्वतंत्रताओं को किसी एक जाति या एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज को ये स्वतंत्रताएं होनी चाहिए कि वो अपनी जीविका के साधन खुद प्राप्त कर सके और उसके जीवन के साधन क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको पाने की उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी से आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म के 30 त्योहारों को बना सकते हैं। इसमें संविधान द्वारा या फिर किसी अन्य सरकार द्वारा, किसी अन्य समाज के द्वारा आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप इसी धर्म के त्योहारों को या इसी धर्म के रीति रिवाजों को अपनाएं। आप किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को और किसी भी जगह पर जा सकते हैं। जैसा कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है, मुस्लिम मंदिर में आ सकता है, सिख गुरुद्वारे में जा सकता है और सिख चर्च में जा सकता है और ईसाई गुरुद्वारे में जा सकते हैं। तो ऐसी संविधान द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म में आस्था और प्रार्थना रख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का स्थगन कब किया जा सकता है। स्थगन का मतलब होता है रोक कब लगाई जा सकती है। तो हमने जैसा कि सुना है या फिर हमने जैसा कि पढ़ा है कि हमारे पास संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे अधिकार दिए गए हैं। अब इन अधिकारों को सरकार द्वारा कब स्थगित किया जा सकता है, हटाए जा सकते हैं या रोक लगाई जा सकती है। तो कुछ स्थिति भारत देश में या किसी भी देश में ऐसी कुछ स्थिति होती है जिसमें मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जैसा कि किसी भी देश में, जैसे कि आपकी बात करें हम आपातकाल की, इमरजेंसी जो आपातकाल होती है वो 3 धाराओं के तहत लगाए जाते हैं, 352, 356 और 360 के तहत। या तो किसी देश में भारी आक्रमण हो जाए तो भारी आक्रमण से बचाव के लिए सरकार क्या करती है, कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा देती है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता पर रोक लगा देगी और समानता का अधिकार पर रोक लगा देगी। स्वतंत्रता पर इसलिए रोक लगा देती है कि बाहर से जो आक्रमण होता है उससे बचाव किया जा सके। जैसे कि धारा 144 कर्फ्यू,
कर्फ्यू जो है उसमें भी ऐसी स्थिति होती है कि वहां पर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है कि आप ग्रुप में खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते। तो कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है या हटाए जा सकते हैं, और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिन पर रोक नहीं लगाई जा सकती और कुछ नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हम आज के समय की बात कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। लेकिन आज के समय में, आज की स्थिति में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्थिति में ये चीजें हो रही है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि कोविड-19 दिन प्रतिदिन फैलता चला जा रहा है, जिसके तहत हमारी शिक्षा के अधिकार को थोड़े समय के लिए समाप्त या रोक दिया गया है, हमारी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई है, हमारी समानता पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ समय, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है आपातकाल के अन्य भी, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों पर रुकावटें पैदा हो जाती है या मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य और हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक कर्तव्य भी हमारे इसी तरीके से कुछ होते हैं। मौलिक कर्तव्य में सभी देशों के मौलिक कर्तव्य लगभग समान की स्थिति में होते हैं। समान की स्थिति में कैसे होते हैं आप देखिए, जैसे कि मौलिक कर्तव्य में आता है कि हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए। तो ये सभी कंट्रियों के लिए, सभी देशों के लिए, सभी देशों को अपने देश के आदर करना चाहिए, अपने देश का राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए, अपने देश के मौलिक, अपने देश के अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो ये सारी स्थिति इसमें आती है। इसके बाद आते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि हम किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, और शिक्षा का अधिकार है चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो। हमारी सरकार ने भी ये नियम बना दिया है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग में बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रणाली के तहत उनको मुफ्त संस्कार प्रणाली दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा प्रणाली दी जाएगी। और शिक्षा प्रणाली के तहत में मिड डे मील, क्या नाम है, स्कॉलरशिप, जो आपकी ड्रेस होती है उसके जो स्कॉलरशिप होती है वो दी जाएगी, किताबें फ्री में दी जाएगी। तो ये सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। और संस्कृति का मतलब है कि आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, सरकार द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार करने पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगता है। इसके बाद आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब होता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो 5-6 दिए गए हैं, उसमें से जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये बात रखी गई है कि हमारे इन 5 अधिकारों में से, 5 मौलिक अधिकारों में से अगर किसी भी अधिकारों का हनन होता है या फिर हमसे छीन लिया जाता है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जाकर उनको अपील करवाकर उनको दोबारा लागू करवा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर अपने अधिकारों को दोबारा लागू करा सकता है। इसके बाद आता है हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं और नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं रोका जा सकता। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार के बिल्कुल विपरीत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि जो राज्य सरकार के अंदर जो कार्य आते हैं उन कार्यों की जो रूपरेखा, जितनी भी चीजें लिखी होती है उसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं। राइट, अब जैसा कि हमारा ये चैप्टर समाप्त होने की ओर पर है, समाप्त हो चुका है, तो मैं राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राणा क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेलकम।